Assalamu alaikum viewers. My name is Babar Ali. Yesterday we discussed about the atom, element, compound and mixture. अच्छा बेटा, हमने एटम और एलिमेंट्स के दरमियान तो डिफरेंस कर लिया, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान आई थिंक कंपाउंड और मिक्सचर को हमने डिस्कस किया. आज हम अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हम डिस्कस करेंगे शेल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में. आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो. टॉपिक हम यहां से लिखते हैं बेटा, वही केमिस्ट्री हम लिखते हैं ऐसे हैं जी बेटा. तो आज हम डिस्कस करेंगे एटम के हवाले से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी थोड़ी सी बेसिक की बात करते हैं. आज हम बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे. अच्छा बेटा, एटम के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होगा वही क्वांटिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, और वही क्वांटिटी किसकी होगी, प्रोटॉन की होगी. और न्यूट्रॉन के लिए हमने एक टेक्निक बना ली थी बेटा. न्यूट्रॉन के लिए हमने क्या कहा था, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस करें तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा हम कहें कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड मास 12, इसका मतलब ये हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 एंड न्यूट्रॉन जो है बेटा वो कितने होंगे, 12 माइनस 6 तो कितने हो गए, 6. अब मसला ये होता है बेटा, अगर अब हम ये कह रहे हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ये रहते कहां हैं? लाजमी सी बात है कार्बन एटम के अंदर रहते होंगे, लेकिन अंदर किस जगह पर रहते हैं? जैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई मेरी फैमिली इस घर में रहती है, भाई सारे मेंबर तो एक साथ नहीं रहते हैं ना, सबके सेपरेट सेपरेट रूम होते हैं. इसी तरह बेटा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी एक स्पेसिफिक जगह है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहां पर हैं, न्यूक्लियस के अंदर. लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की. तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसके लिए हम वर्ड यहां पे यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर हम इस वर्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमें तरतीब से उनके शेल्स में रखना है. अब शेल्स किसको कहते हैं बेटा? सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जाए कि एटम का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में जो है वो कौन से पार्टिकल रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो सेंटर ऑफ एटम को हम क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूक्लियस. अच्छा, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कल होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कल होते हैं, उन सर्कल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा शेल, या फिर हम इसको ऑर्बिट कहें, या फिर हम इसको एनर्जी लेवल कह सकते हैं बेटा. ये तीन चीजें हम यहां पे कह रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें शेल जो है बेटा, फर्स्ट शेल जो है जिसके लिए हम नाम कहते हैं के शेल रखा गया है. सेकंड शेल इसी तरह से बेटा, उसके लिए हम नाम देते हैं एल. इसी तरह से बेटा थर्ड शेल है, उसके लिए हम नाम देते हैं एम. इसी तरह से बेटा एक और शेल हम यहां पर, तो यहां पर हम नाम देंगे एन शेल. तो ये इसके बाद भी अगर हम बेटा हम डिस्कस करेंगे ओपी, लेकिन 9th से लेकर इंटर तक हम नॉर्मली जो है हाँ बेटा
9th से लेकर इंटर तक हम जो शेल्स पढ़ते हैं वो नॉर्मली कौन से होते हैं, KLMN शेल, हम इनको डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिक्स तो यही है हमारे। अच्छा बेटा, लाजमी सी बात है, आप देखें फर्स्ट शेल जो है ये साइज में जो है कम है, सेकंड शेल जो है साइज में ज्यादा है, थर्ड शेल का रेडियस साइज और बड़ा है। वो सिंपल सी बात है बेटा। अगर मैं कहूं कि बाइक में लाजमी सी बात है कैपेसिटी कम होती है, 2 पर्सन आते हैं, कार में कैपेसिटी ज्यादा है, पर्सन ज्यादा है, बस में कैपेसिटी ज्यादा है और पर्सन ज्यादा है। इसी तरह बेटा जितना शेल का साइज ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी। अच्छा यहां पर एक बात और, अब जैसे हम कहेंगे के शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा, 2। मैक्सिमम, मिनिमम का कोई मसला नहीं है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। जैसे मैं अगर आपसे कहूं बेटा, हम यहां पे कहेंगे एक कार में कितने पर्सन आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या एक शख्स होगा तो कार नहीं चलेगी, एक शख्स भी चला सकता है, बशर्ते कि ड्राइविंग आनी चाहिए। तो हम यहां पे कहेंगे कि एल शेल जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 8। एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 18। एन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 32। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला भी है और वो फॉर्मूला हम लिखते हैं 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं बेटा n मतलब नंबर ऑफ शेल, हम बात कर रहे हैं शेल नंबर m की, तो m कौन से नंबर पर आता है शेल, फर्स्ट पे कौन है k, सेकंड पे कौन है l, थर्ड पे कौन है m। इसका मतलब m शेल जो है वो कौन से नंबर पर आता है, थर्ड शेल पर। तो हम यहां पर n की जगह लिख देंगे 3। तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, 2 9s 18। इसका मतलब ये देखें थर्ड शेल में हमने क्या लिखा था, 18 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। नेक्स्ट वीडियो, अच्छा ये तो एक और मेथड है, बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको बताऊंगा, ये भी रट्टा नहीं है, इसकी भी टेक्निक है। एक सवाल जहन में आएगा, सर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, चले हमने याद कर लिया, सर आपने बताया हमने याद कर लिया, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, एल में 8 क्यों आते हैं, एम में 18 क्यों आते हैं, 17 क्यों नहीं आते, 16 क्यों नहीं आते, एन में 32 क्यों आते हैं, क्या लॉजिक्स है इनकी। तो जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा इसका मेथड समझाऊंगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, एल में 8 क्यों हैं। आज हम जर्नल बात कर रहे हैं बेसिक्स के हवाले से, इसलिए हम इसको इस तरह डिस्कस कर रहे हैं बेटा। नंबर 2, अच्छा बेटा ये सारे शेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें मसला ये आता है कि याद रखिएगा हर एटम का जो लास्ट शेल होता है, हर एटम का वो शेल जिसमें उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आ जाए, हर एटम का वो शेल जिसमें उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो शेल कहलाता है, याद रखिएगा, वैलेंस शेल। याद रखना बेटा, हर एटम का वो शेल जिसमें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हो, वो शेल क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं बेटा, या फिर हम उसके लिए वर्ड या यूज करेंगे वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इसलिए कहते हैं कि वो हमें क्या बताता है बेटा, वैलेंसी बताता है, वैलेंसी की वजह से हम उसके लिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, वैलेंस शेल। और बेटा जो बाकी अंदर वाले शेल्स होते हैं, अंदर वाले शेल्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इनर शेल। अंदर वाले शेल्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इनर शेल, ठीक है बेटा। तो अंदर वाले शेल्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इनर शेल, और लास्ट वाले शेल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। यहां तक क्लियर हो गई बात, यहां तक बिल्कुल बेसिक सी, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और भी बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, अंदर वाले शेल के लिए हम वर्ड कोर शेल्स भी यूज करते हैं। कोर शेल कहते हैं किसको है, अंदर वाले शेल्स को। कोर का होता क्या है,
बेटा हमने कहा कि अंदर वाले शेल्स के लिए हम कह रहे हैं इनर शेल, और अंदर वाले शेल्स को हम क्या कहते हैं? कोर शेल। कोर शेल, वैसे कोर वर्ड आपने सुना होगा, हम किसी के लिए कहते हैं, मोहब्बतन हम वर्ड यूज कर देते हैं कि हम आपको दिल की गहराइयों से चाहते हैं, मतलब कोर ऑफ हार्ट, तो दिल के अंदर वाले हिस्से से। इसी तरह से अंदर वाले जो शेल्स होते हैं उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? कोर शेल। बहरहाल अब ये तो क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको, ठीक। अब बेटा हम यहां से कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उनको देखते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मतलब हमने कहा ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से रहते हैं एटम के अंदर, हम वो देखते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब हम यहां पे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सैंबल H, लिथियम सैंबल Li, यस, सोडियम सैंबल Na, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सैंबल N, सैंबल O, और एक एलिमेंट और रख लेते हैं बेटा, फ्लोरीन, ठीक है, और एक एलिमेंट रख लेते हैं यहां पर, नियॉन, ठीक। अच्छा बेटा, एटॉमिक नंबर कल भी हमने कहा था रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, इनका एटॉमिक नंबर बेटा 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और नियॉन का 10। अब अगर हम यहां पे डिस्कस करें बेटा, ये शेल मैंने लिखे हैं, के शेल, एल शेल, एम और एन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने आपसे कहा था, जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहेगा? लाजमी सी बात है, वो फर्स्ट शेल कौन सा है? के में रहेगा। इसका मतलब एल में उसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में रहेगा? के शेल में। इसी तरह से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 3 हुए। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? के शेल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम तो आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। देखें 2 से कम हमने यहां लिखा ना हाइड्रोजन के केस में बेटा, 1 तो आ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे के में, बाकी कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रहे? 1। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन हम कहां पर लिखेंगे? एल शेल में। इसका मतलब ये हुआ एल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। कितने रिमेनिंग है? ये बेटा 8 आ सकते हैं। हमारे पास कितने हैं बेटा? रिमेनिंग 1। तो हम क्या करेंगे? हम 1 ही लिखेंगे। इसका मतलब लिथियम का एम और एन शेल खाली है। ठीक है। सोडियम जो है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए सोडियम के पास? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11 हुए। मतलब एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे? फर्स्ट शेल में 2, बाकी कितने रिमेनिंग रहे बेटा? 9। 11 में से 2 निकाल दे, 9 रिमेनिंग है। अब 9 इलेक्ट्रॉन तो एल में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़कर आए कि एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। तो हम क्या करेंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होगा वो कहां चला जाएगा बेटा? एम में। इसका मतलब एम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो हम 1 रखेंगे। मैंने आपसे कहा ना, मिनिमम की कोई शर्त नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 18 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसका एन शेल क्या होगा? एम्प्टी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी बेटा 7। तो फर्स्ट शेल में 2, बाकी रिमेनिंग कितने रहे? 5।
5 तो L में आ सकते हैं क्योंकि L की तो मैक्सिमम लिमिट 8 है, तो इसका मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर लिख देंगे। बाकी इसका मतलब इसका M और N भी खाली। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो फर्स्ट शेल में बेटा, फर्स्ट शेल में 2, बाकी रिमेनिंग 6 तो L शेल में आ सकते हैं। इसका मतलब इसका भी M और N एम्प्टी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल में 2, बाकी रिमेनिंग कितने रहे 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं बेटा यहां पर सेकंड शेल में। बाकी क्या हुआ, एम्प्टी है। और एक एलिमेंट हमने और लिखा है वो है नियॉन। तो नियॉन जो है बेटा फर्स्ट शेल में 2, बाकी कितने रहे रिमेनिंग 8, क्योंकि 10 में से 2 तो लिख दिए, बाकी रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है 8। इसका मतलब ये हुआ कि L में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8, तो 8 तो हैं, तो हम यहां पर 8 लिख देंगे बेटा। क्लियर हो गई बात? ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी मदद से आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपसे कहा था हर एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा वो क्या कहलाएगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, हम मान लेते हैं यही इसका वैलेंस है, यही इसका इनर है, क्योंकि इसमें है ही एक शेल, ठीक है। और इसमें है तो और भी शेल्स, हम वो काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमें कौन से शेल में नजर आता है, के शेल में नजर आता है, ठीक है। हम बात करते हैं लिथियम की। अब देखिए लिथियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और सेकंड में 1। अब लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में, L। इसका मतलब लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, वैलेंस शेल कौन सा हुआ, L हुआ। इसी तरह सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कौन से शेल में है, M में, तो सोडियम का लास्ट शेल कौन सा हुआ, M। इसका मतलब सोडियम का वैलेंस शेल कौन, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है फर्स्ट शेल में नाइट्रोजन के 2 और सेकंड शेल में 5। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसका मतलब इसके बाद कोई और शेल नहीं बना हुआ, शेल नहीं है ना, कोई शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और इसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ, L। ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 6 और सेकंड ही इसका लास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो है वैलेंस शेल कौन सा हुआ, वो भी L हुआ। इसी तरह आप देखें फ्लोरीन का लास्ट शेल कौन सा है, वो भी L है, तो उसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ, L। नियॉन का भी वैलेंस शेल आपके सामने कौन सा आ रहा है, L ही आ रहा है। तो वैलेंस शेल किसको कहते हैं, लास्ट शेल को कहते हैं। लास्ट शेल कौन सा, हर एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी शेल में आ जाए वो कहलाता है वैलेंस शेल। अच्छा, इससे हमें एक फायदा भी है बेटा, आपको एक टेक्निक बताऊं। लेकिन ये टेक्निक जो है हाइड्रोजन और हीलियम पर आप एप्लीकेबल नहीं करेंगे, एक जिससे आप सिंपल वैलेंसी को फाइंड कर सकें। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में बेटा, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उस एलिमेंट की जो नेचर होगी वो मेटालिक होगी, उसकी आदत में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1 है, अगर 2 है तो उसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, अगर 3 है तो उसका मतलब उसकी वैलेंसी 3 है। और वो उसकी नेचर क्या होगी, बाय नेचर वो मेटल होगा बेटा। बेसिक चीजें, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में बेटा 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो बाय नेचर वो एलिमेंट क्या हुआ, नॉन मेटल होगा। अब नॉन मेटल और मेटल की बात करें तो ये चीजें चली जाती हैं आगे बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग क्या है, 2 एटम की कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन, कि वो किस रिलेशन के तहत आगे एक दूसरे के साथ
कंबाइन हो रहे हैं। ये आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर वो नॉन मेटल एलिमेंट्स होंगे तो उनमें कौन सी बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग भी हमारे पास है बेटा, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनमें हम डिस्कस करेंगे इनको। अगर ये छोटी छोटी चीजें, इसका मतलब अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 है, 5 है तो यस, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 है, अगर 5 है तो बेटा उसकी वैलेंसी। अच्छा, यहां पर एक चीज आ जाती है बेटा, एक रूल है हमारे पास बॉन्डिंग में जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, छोटा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं। यहां पर हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और वो अपने आप को स्टेबल रखता है कि जब उसका शेल जो है वो ऑक्टेट हो जाए। ऑक्टेट मतलब उसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर मिसाल के तौर पे किसी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेगा कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और वो ऑक्टेट हो जाए। अगर किसी के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो कोशिश करेगा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं कि वो ऑक्टेट हो जाए। किसी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेगा उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो ऑक्टेट हो जाए। बहरहाल ये एक टेक्निक थी बेटा, होपफुली इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बेसिक्स हमने किया है, हम इसमें